गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत दिन बाद हम लोग ना आपका जो चैप्टर कंटिन्यू हो रहा था, आई थिंक इट वाज यूनिट 5, ये लास्ट यूनिट है, ठीक है ना। आपका ये जो पेपर था, सेकंड पेपर, आपका सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला जो पेपर है, कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला क्या है कि इस पेपर का दो हाफ है। प्रीवियसली मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया था, है ना। फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो यहाँ भी 5 यूनिट्स है और यहाँ भी 5 यूनिट्स है। तो ये 5 यूनिट में वी आर डूइंग फोर्थ वन, चौथा यूनिट चल रहा है हम लोगों का। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट यूनिट होगा इसका नेशनल वैल्यू का, और उसके बाद फिर हम लोग चले आएंगे सेकेंड हाफ में। 35, 35, 70, 15, 15 असाइनमेंट। इस तरह से आपका मार्क्स का डिवीज़न है जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इन यूनिट 4 हम लोग क्या कंटिन्यू कर रहे थे। 3 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करना था हम लोगों को इन दिस यूनिट, ठीक है ना। फर्स्ट तो मैंने इनइक्वालिटीज डील किया था लास्ट वाले क्लास में। आज हम लोग डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे। यूनिट का नाम कुछ इस तरह से था, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। ओके, मार्जिनलाइजेशन। हम लोग बीएड कर रहे हैं ना, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है ना। बस इतना छोटा सा ही ये यूनिट है। इनइक्वालिटी हमने लास्ट क्लास में डील कर लिया था। डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशंस आज मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप एक बात को नोट करिएगा, वंस मैनकाइंड इज बोर्न, है ना, जब भी कोई आदमी से फॉर एग्जांपल ये एक्स का जब जन्म होता है, ठीक है ना, तो भाई हम लोग सब कोई प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस, बस इसी के इर्द गिर्द सबका जिंदगी कटता है ना। एक पीरियड के बाद, एक एज के बाद। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं हमारे डेली लाइफ में कि हम अपने उस प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देते हैं, है ना, टू अदर्स। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, जो हम लोग खुद अपने लिए आराम से नोइंगली अननोइंगली बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स का डिवीजन होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशंस, इसको किसी ने नहीं बनाया है ना। नोबडी हैज फ्रेम्ड इट आउट। इसको हम लोगों ने ही बनाया है, ठीक है। अपने सोसाइटी में, अपने कल्चर में, अपने रीजियन में, अपने रिलीजियन में, उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने ये कुछ 3 प्रॉब्लम्स अननोइंगली, क्योंकि जब ये चीज़ें प्रोग्रेस में थी तो उस समय पता नहीं चला था कि शायद एक ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो उस टाइम दोज वी आर कंटिन्यूइंग द ट्रेडिशंस इन अ कोर मैनर, उनको ये बात नहीं समझ में आया था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि किसी एक चीज को एग्जीक्यूट करने के चक्कर में, कोई एक रूल्स हो, कोई एक रेगुलेशंस हो, उसको एग्जीक्यूट करने के चक्कर में कुछ ऐसा एक कम्युनिटी या ग्रुप बन जाता है कि दोज आर अनेबल टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। तो दोज आर अनेबल, उनको क्या करते हैं हम लोग, साइड में रख देते हैं। तो वो जो साइड में रख रहे हैं ना, जैसे ही उनको साइड में रख दिया जा रहा है, तो साइड में रखने के साथ साथ ना हम लोग उनको ये 3 प्रॉब्लम गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन का प्रॉब्लम्स उनको गिफ्ट कर दिया जाता है। एक्चुअली तीनों का मीनिंग बहुत नियर बाई होता है। आप अगर तीनों के लिए सीधा सा एक मीनिंग समझें तो अपॉर्चुनिटी, है ना, हम सबको चाहिए अपॉर्चुनिटी। तो इन तीनों के साथ क्या होता है ना, एक में क्या होता है कि हमको एक्सेस मिलता है, बढ़िया एक्सेस मिलेगा। और इन लोगों को क्या होता है
कि लेसर एक्सेस मिलता है या कम एक्सेस मिलता है। ठीक है, जो इनको कम एक्सेस मिलता है ये वैसे भी डिप्राइव्ड कैटेगरीज हैं, लेफ्ट आउट कैटेगरीज हैं, केप्ट असाइड कैटेगरीज हैं, और ऊपर से उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलता है या नहीं मिलता है, तो ये बाय डिफॉल्ट पीछे ही रह जाते हैं। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द यूनिट कि इस तरह से जो पिछड़े हुए लोग हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉल्ट, कि उनको कैसे नॉर्मल ट्रेंड में लाया जाए। तो अभी तो आप लोग सेमेस्टर 1 में हैं, सेमेस्टर 1 में जस्ट ये छोटा सा प्रॉब्लम से डील किया जा रहा है। सेमेस्टर 4 में जब आप लोग जाएंगे ना, इन योर लास्ट सेमेस्टर ऑफ द कोर्स, तो वहां एक पेपर आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन वहां पे हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जितने भी कंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड, वेट अ सेकेंड, क्या बोल रहे थे, भूल गए, फोन आ गया। जो भी है, अपॉर्चुनिटीज को कम और ज़्यादा इस तरह का रेशियो में हम लोग खुद डिवाइड करते हैं। तो जिनको कम अपॉर्चुनिटीज देते हैं वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड ग्रुप होते हैं, जिनको हमने पहले से इग्नोर करके रखा है, और ऊपर से उनको अपॉर्चुनिटीज कम दिया जा रहा है, तो ये और भी पीछे ही रह जाते हैं। ठीक है ना। इसका ठीक अपोजिट एक पेपर आता है सेमेस्टर 4 में इंक्लूजन का, जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। वहाँ हम लोग देखेंगे कि अपने टोटल नेशन कहिए, सोसाइटी कहिए, कैटेगरी कहिए, इसमें जो लेफ्ट साइड पीपल हैं, जो इग्नोर्ड पीपल हैं, दोज आर गेटिंग लेसर benefit in comparison to us or in comparison to the people who belongs to normal category। तो उसमें क्या होगा कि उन सबको एक साथ लेके कैसे पढ़ाया जाए, ये हम लोग उस पेपर में देखेंगे, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन को आप सोशल प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन प्रश्न कर देता है 1 नंबर का या 2 नंबर का पैटर्न, शायद हमको 2 into 5 का पैटर्न होता है, अगर बोल दे कि स्टेट 2 प्रॉब्लम्स और स्टेट 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी, तो इस तरह से आप 3 प्रॉब्लम्स का नाम लिखेंगे और तीनों का छोटा छोटा डेफिनेशन डाल देंगे, इट विल बी डन। ठीक है। तो चलिए डिस्क्रिमिनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनइक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन हो या मार्जिनलाइजेशन हो, सबका एक नियर बाय मीनिंग आप ये जान के रखिए कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को सोसाइटी के नॉर्मल ट्रेंड से, नॉर्मल अपॉर्चुनिटीज से, नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन से हम लोग उसको छांट के रखते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें ना तो छांट के रखते हैं, मतलब वी डोंट अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इनटू द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, टू एंजॉय द अपॉर्चुनिटी, उनको ये मौका ही नहीं दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का बहुत सिंपल सा अगर बात समझे तो क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना, यानी कि भेदभाव करना, मतलब कंसिडरिंग समवन डिफरेंट देन अस, है ना, हमारे तुलना में वो अलग हैं, और डिफरेंट फ्रॉम अस कह सकते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने कंपैरिजन में उसको बहुत छोटा मान रहे हैं और उसको एक कैटेगरी में रख दे रहे हैं कि भाई वो इस कैटेगरी से है, समथिंग एक्स वाई जेड। ऑनलाइन लेक्चर है, मैं पर्टिकुलर किसी कैटेगरी का नाम नहीं लूंगा, मैं एक्स वाई जेड ABCD करके ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग सब मैच्योर हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। तो डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मीनिंग हो रहा है भेदभाव करना, टू डिफर, है ना, टू डिफर अ पर्सन और अ ग्रुप फ्रॉम, कहां से, नॉर्मल ट्रेंड ऑफ द सोसाइटी। देखिए सोसाइटी लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पूरे नेशनल स्ट्रक्चर का सबसे छोटा फॉर्म होता है। सबसे छोटा फॉर्म तो फैमिली होता है, फैमिली के बाद फिर सोसाइटी आता है। तो फैमिली में एक्चुअली उतना डिस्क्रिमिनेट हम लोग करते नहीं, ना इनइक्वालिटीज करते हैं, इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत करते हैं, दैट इज अ फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम। डिस्क्रिमिनेट तो हम अपने फैमिली में कभी नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ फैमिली नहीं लिखा, पर ये सारे तीनों प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना यहाँ पे देखे जाते हैं सोसाइटी में, इसीलिए मैंने वहाँ सोसाइटी लिखा। अगर आप वहाँ पे नेशन लिखे, कंट्री लिखे, ग्रुप ऑफ सोसाइटीज लिखे, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है,
तो what is called discrimination? Discrimination is the act of or is the process of differing a person or a group of person from normal trend of the society. ठीक है ना? And depriving person लिखे हैं ना, तो हिम कर देते हैं, हिम और them from participating in the opportunities. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन इट इज अ वेरी डेंजरस प्रॉब्लम. आप थोड़ा सा मन लगा के सोचेंगे तो यू विल कम टू नो कि मैं इस लाइंस के थ्रू क्या बोलना चाहता हूं. ठीक है ना. डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरह से होता है. डिस्क्रिमिनेशन जो है इट वाज फर्स्ट ओरिजिनेटेड. देखिए, पहले सोशल सिस्टम उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, है ना. 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में सोशल सिस्टम वाज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड. एक्चुअली ये सब कुछ जितना ऑर्गेनाइज्ड हुआ जब से आईआर चालू हुआ, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, यानी कि जब हम लोगों ने मॉडर्न दुनिया में डेवलपमेंट करना चालू किया. ठीक है, जब से मॉडर्न एरा को माना जाता है. देखिए, आपके मॉडर्निटी के साथ साथ ये कुछ प्रॉब्लम्स भी आए. ठीक है ना. पहले बहुत ज्यादा पार्शियलिटी नहीं होता था. तो ये जो वर्ड है ना, डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, जो भी है, ये केम इनटू इफेक्ट इन 17th सेंचुरी. ठीक है. और ये ज्यादातर इसको नोट किया गया अमेरिकन सोसाइटी में. अमेरिकन सोसाइटी से इसको इवेल्युएट किया गया, निकाला गया कि हाँ भाई, अमेरिकन सोसाइटी में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है जो होता है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. अमेरिकन सोसाइटी में ऑब्जर्व किया गया, बट द टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड और नोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 17th सेंचुरी. तो उस एक्ट को लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट किया गया, जो लैटिन वर्ड है डिस्क्रिमिनेट. ठीक है. तो ओरिजिन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इट इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट. इसका मतलब भी होता है टू डिफर. ठीक है ना. टू कंसिडर समवन पुअरर देन यू, अगर बहुत सिंपल कहें तो ये है डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन पता चल गया. ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड इन अमेरिकन सोसाइटी. इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट. ठीक है ना. ये यहां से स्टार्ट हुआ. ठीक है. मोरल फिलोसोफर्स जो थे, अब देखिए, जब भी एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं ना, बहुत आराम से समझ में आता है. वंस इट इज अ कॉइन, इसके दो साइड हैं, हेड एंड टेल. मैंने पहले भी कहा था, वंस अ मैनकाइंड इज बोर्न, जब भी किसी आदमी का जन्म हो रहा है, एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद ना, ये क्या होता है, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस का चक्कर ही पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है ना. तो वंस वी हैव ए प्रॉब्लम, इसका सिंपल एक इंडिकेशन आप जान के रखिए कि इट मस्ट हैव अ सॉल्यूशन. ठीक है. कहते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है. प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आ चुका है, इसका मतलब आप निश्चिंत हो जाइए कि ये आपके पास एक सॉल्यूशन से के साथ ही आया है, बट यू नीड टू फाइंड आउट कि सॉल्यूशन है क्या. ठीक है ना. तो जब ये प्रॉब्लम्स हमारे इफेक्ट में आ गए, तो हाथों हाथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ सोशल वर्कर भी आ गए, फिलोसोफर भी कह सकते हैं. ठीक है ना. तो जब सोशल वर्कर्स या फिलोसोफर्स आए, तो उन्होंने इन तीनों को या स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेशन को क्या बोला? दे डिफाइंड इट एज अ डिसएडवांटेजियस ट्रीटमेंट. ठीक है. क्या बोला कि भाई ये जो है ना, एक डिसएडवांटेजियस ट्रीटमेंट है. मतलब अगर हम लोग किसी को या किसी एक ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब वी लेट देम फील इंफीरियर देन अस. साफ सुथरा समझिए, अगर हम उसको इस बात को समझने देते हैं या इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू आवर वर्ड्स, थ्रू आवर एक्शंस, कि भाई तुम
हमारे कंपैरिजन में बहुत छोटे हो, किसी काम के नहीं हो, अनेबल हो, डिसेबल हो, कुछ भी बोलते हैं, तो ये क्या है, ऑल दिस वर्ड्स और आवर एक्शंस, ठीक है ना, ये क्या है, इसको डिसएडवांटेजियस ट्रीटमेंट कहा जाता है। अब डिसएडवांटेजियस का सीधा सा मीनिंग तो आपको मालूम है कि वो हैम्पर हो रहा है भाई। तो आप एक किसी आदमी को बार बार स्टेरियोटाइप करो, कुछ भी बोलो, है ना, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो चीजों को अपने अंदर ले लेता है और अपने ऊपर जब वो उस चीजों को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेता है ना, तो उसका मेंटल बैलेंस और डेली लाइफ का रूटीन या उसका फर्दर प्रोग्रेस भी उससे स्केल पे आकर लिमिट हो जाता है। ठीक है, किसी एक स्टूडेंट को आप बार बार बोलो ना, भाई तू नहीं पढ़ता है, तो बेकार स्टूडेंट है, यू आर अ वेरी पुअर स्टूडेंट, यू आर अ वेरी वीक स्टूडेंट, आप बार बार किसी को बोलो, दो लपड़ मार दो, तो वो क्या होगा, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विल कम टू नो और विल कम टू अंडरस्टैंड कि यार ये पूरा सिलेबस का पढ़ाई ना मुझसे नहीं होने वाला, मैं एक कमजोर बच्चा हूँ, आई कैन नॉट स्टडी लाइक अदर स्टूडेंट्स दोज आर डूइंग इन द क्लास। तो वो क्या होगा, अगर पहली बार गलती करके वो मान लीजिए 10 में से 4 नंबर भी लाया होगा और आपने इस 4 नंबर के ऊपर उसको बहुत कुछ सुना दिया, कई बार सुना दिया, फर्स्ट यूनिट में, सेकेंड यूनिट में, जब बार बार टेस्ट लिया उसका यही परफॉर्मेंस रहा, तो इट नेवर गारंटीज कि भाई फाइनल में या मिड टर्म में वो 7 नंबर लाए। क्यों? कि आपने उसको बार बार एक नेगेटिव बिहेवियर थ्रो किया उसके तरफ, जिसके कारण उसका मेंटल ग्रोथ पॉज हो गया या रिटार्डेशन आ गया उसके ग्रोथ में, ठीक है ना, तो इसको नेगेटिव ग्रोथ भी कहा जाता है। तो ये क्या होगा ना, ये 4 नंबर से लिमिट होकर 2 नंबर पे चला जाएगा, 1 नंबर पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, एंड क्वाइट पॉसिबल कि वो एक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करे। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है इट इज अ डिसएडवांटेजियस ट्रीटमेंट। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो ऐसे बनेगा कि एक्सप्लेन डिस्क्रिमिनेशन एज अ डिसएडवांटेजियस ट्रीटमेंट, तो आप उसको इस तरह से डील करेंगे। ठीक है ना, डिसएडवांटेजियस का मीनिंग रेफर कर देंगे, इसका मतलब होता है कि किसी को हैम्पर करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और आप कैसे हैम्पर कर रहे हैं, मार तो नहीं रहे हैं, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, ठीक है ना, इस तरह से किसी पर्टिकुलर पर्सन या सोसाइटी को आप बार बार अगर नॉक करते हैं, बार बार पोक करते हैं, तो वो क्या, वो मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, वो डिप्रेस हो जाएगा, और फिर वो आपके कहे अनुसार अपने आप को लिमिट करके धीरे धीरे डाउनफॉल उसका होते जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन इज अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम आज के मॉडर्न सोसाइटी में, और दोज आर लिविंग इन द सिटी, जैसे कि हम लोग हैं, चलिए बहुत प्रॉपर सिटी नहीं है, कोई बंदा है जो दिल्ली में रह रहा है, बेंगलोर में रह रहा है, समवेयर एल्स प्रॉपर कैलकाटा में कोई रह रहा है, या अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी मार्जिनलाइजेशन, ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, सिलेबस में दे दिया गया, दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग, पर ये जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये एकदम रिमोट साइड ऑफ द कंट्री, एकदम रिमोट विलेज साइड में थोड़ा बहुत ऑब्जर्व होता है, पर सिटी साइड में नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब सो फार आई अंडरस्टैंड, अगर कहीं आपको दिख जाए तो दिख जाए, ऐसा गारंटी नहीं है कि होता ही नहीं है, इट इज डिपेंडेबल कि मैं ये काम करता हूं कि नहीं, वेदर आई डिस्क्रिमिनेट और नॉट। अगर मैं डिस्क्रिमिनेट करने लगूं तो भाई है, डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, आप मुझे डिस्क्रिमिनेट करें, मैं किसी और को डिस्क्रिमिनेट करूं, तो प्रॉब्लम्स इस तरह से कंटिन्यू होते हैं ना, और नॉर्मल सिटी साइड में देखने को नहीं मिलता है। दिख जाए तो ज़्यादा सरप्राइज्ड नहीं होना है। तो समझ में आ गया व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन एक डिसएडवांटेजेस प्रोसेस है, कैसे ये भी पता चल गया। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये सारा आपके बुक के हेडिंग के हिसाब से ही बताया जा रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, अगर इसके पैरेलल आप बुक्स पढ़ भी लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे भी आप लोग बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हैं, कभी क्रॉस क्वेश्चन करते ही नहीं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ। देखिए डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन सब कुछ एक जैसा है, ठीक है ना, आज मैं डिस्क्रिमिनेशन डील कर रहा हूँ
तो you should understand कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली we are doing all the three problems, ठीक है ना, we are working on all the three problems. inequality जो पहले थोड़ा बहुत बता चुके हैं, discrimination आज कर रहे हैं स्पेसिफिकली, marginalization भी उसी तरह से होता है, बस marginalization भी ये होता है ना कि they are completely ignored, ठीक है ना, they are the, मतलब क्या कहें, मतलब we leave no opportunity for them, वो जैसे हैं भाई वैसे ही हैं, ना उनके ऊपर दया करते हैं, ना उनके लिए कोई सॉल्यूशंस निकालते हैं दैट दे हाउ शुड इम्प्रूव, दे शुड इम्प्रूव, कैसे वो इम्प्रूव करें। तो ये है मार्जिनलाइजेशंस, बहुत सिंपल सी बात अगर समझें, बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल सी बात। तो वंस वी राइट इन अ पेज, जब हम लोग पेज पे लिखते हैं तो मार्जिन ड्रॉ करते हैं, मार्जिन ड्रॉ करते हैं ना, एंड we maintain the thing while writing throughout the pages or throughout the copy कि भैया राइटिंग, अगर ये पेज है, थोड़ा सा मार्जिनलाइजेशन वन वर्ड में डिस्कस कर देते हैं, ये पूरा पेज है ना, तो ये पूरा पेज नहीं है, अब ये पूरा सोसाइटी मान लो, ठीक है ना, इस पूरे को आप सोसाइटी मान लो। तो अब सोसाइटी के ऊपर लिखना चालू किया, मतलब आपने अपना मैनकाइंड का एक्शंस, रिएक्शंस, बिहेवियर सोसाइटी के साथ शेयर करना चालू किया, इंटरैक्ट करना चालू किया। अब पेज के ऊपर लिखना चालू किया तो जनरली व्हाट डू वी डू, फोल्ड करते हैं या स्केल से मार्जिन निकाल देते हैं। और आप नोट करिए कि जब भी हम लोग पूरे पेज में कुछ लिखते हैं, ये भी मार्जिन है ना, तो वी ट्राई कि भाई मेरा राइटिंग इधर निकल के ना आ जाए, मेरा राइटिंग इधर निकल के ना चला जाए। लोअर मार्जिन अगर रखते हैं तो वो राइटिंग क्या है कि इसके नीचे ना आ जाए, अपर मार्जिन में अगर ये है तो राइटिंग इसके ऊपर ना आ जाए, ठीक है ना। मतलब क्या है, देखिए, दो इट इज अ पार्ट ऑफ द पेज, ये जो मार्जिन है ये पेज का ही एक पार्ट है ना, स्टिल वी डोंट यूज देम, सॉरी डोंट यूज इट। उसी तरह से सोसाइटी होता है, जो भी इग्नोर्ड पीपल होते हैं वो तो आसमान से धड़ाम से नहीं गिरे ना भाई, उन्होंने भी सोसाइटी में ही जन्म लिया है, ठीक है, वो भी वही हवा पानी और नेचुरल रिसोर्सेस एंजॉय करते हैं जो हम और आप एंजॉय करते हैं। पर हम अपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने एजुकेशनल स्टेटस और अपने फाइनेंशियल स्टेटस के दम पे क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शंस को, उस तरह के लोगों को एकदम असाइड कर देते हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। तो दैट इज मार्जिनल साइड ऑफ द सोसाइटी, ये मार्जिनलाइजेशन है, वो डिस्क्रिमिनेशन है, बस और कुछ नहीं। चलिए टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देख लेते हैं, यूनिट खत्म हो जाएगा, अगले दिन नेशनल वैल्यू करेंगे। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करवा दूंगा, आप लोग कुछ स्टूडेंट हैं अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, वो पूछ रहे सर बाकी पेपर का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, स्वास्तिका मैडम है ना, स्वास्तिका मैडम का पेपर खत्म हो जाएगा, फिर मैडम नया पेपर चालू करेंगी, मेरा खत्म हो जाएगा तो हम भी एक पेपर स्टार्ट करेंगे, एंड पैरेलल आप लोगों का और एक चैप्टर, सॉरी और एक पेपर पूजा के बाद हम और एक सर से स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है ना। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। वैसे बीएड में कुछ हाथी घोड़ा पहाड़ है नहीं, आप लोग सब ग्रोन अप हैं, सब टीचर हैं, आराम से लिखिएगा, पास हो जाइएगा। चलिए टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चलिए टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। स्टैंडर्ड कोई टाइप्स नहीं है, फिक्स्ड कोई टाइप नहीं है, आप अपने नॉलेज और कंसेप्ट के बेस पे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, बट जनरल टाइप्स वी शैल डिस्कस हियर, ठीक है ना। क्या क्या टाइप्स हो सकता है, तो एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उम्र के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना,
ये चलो फिर भी ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई भी काम हो, 10 किलो का वजन उठाना हो, 10 किलो का वजन उठाना हो। अब वजन उठाने के लिए आप भी खड़े हैं, यू आर एक्स, और आपका बेटा या बेटी भी खड़ी है, सी और ही इज वाई, ठीक है। अगर आप 36 ईयर्स के हैं तो आपका बेटा और बेटी सपोज कर लीजिए उसका एज 8 से लेकर 10 ईयर्स के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये 10 किलो का वजन कौन उठाएगा? इनके अंदर क्यूरोसिटी ज़्यादा होता है, ये बोलेंगे हम उठाएंगे हम उठाएंगे, पर आप बोलेंगे नहीं नहीं यू कैन नॉट डू इट, आप नहीं उठा सकते, तो इसको आप उठाएंगे। तो यहाँ आपने क्या किया? फॉर देयर बेटरमेंट, वो इंजर्ड ना हो, उनको चोट ना लगे, आपने उनको बोला कि आप बेटा मत उठाओ, इसको मैं उठा लेता हूं। तो इट इज वन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड माइंडेड डिस्क्रिमिनेशन हमेशा गलत नहीं होता है, ये कभी कभी अच्छा भी होता है, जैसे इस केस में अच्छा है, ठीक है ना। एक रिवर्स केस होगा तो वहां बुरा हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए, अब केस को उल्टा कंसिडर करते हैं, आप एक्स हैं, यू आर 36 ईयर्स ओल्ड। अब आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जेड मानते हैं उनको, एंड दे माइट बी, अब 36 के हैं तो उनको चलिए 75 मान लेते हैं। अब यहाँ वजन उठाने वाली बात से कंपेयर करेंगे तो फिर तो चीजें गलत हो जाएंगी। यहाँ दूसरा एक केस स्टडी करेंगे। अब यहाँ मान लेते हैं ना कि आपको किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग अपने अपने पर्सनल लाइफ से या रेगुलर सोसाइटी से प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पेपर वन में शायद मैडम पढ़ाई होगी, 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। कोई साइकोलॉजिस्ट है, नाम नहीं याद आ रहा हमको उसका, उन्होंने लाइफ के 8 फेज को, मतलब चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड, अडल्टहुड, मैच्योरिटी, इस तरह से लाइफ को 7 या 8 फेजेस में डिवाइड किया है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग अडल्टहुड में आ जाते हैं, दैट एज इज आफ्टर 45, ठीक है ना। तो हमारे कंपैरिजन में पुराने लोगों का डिसीजन लेने का कैपेसिटी और सोचने का कैपेसिटी इवन ज़्यादा होता है, बिकॉज दे हैव गॉट एक्सपीरियंस थ्रू आउट देयर लाइफ। तो इस केस में क्या होगा कि इट इज़ क्वाइट बेटर कि हम इनको अलाउ करें कि आप मुझे सजेस्ट करिए कि व्हाट शुड आई डू इन दिस पर्टिकुलर केस और टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और अगर हम यहाँ उनको इग्नोर करते हैं, ये आके पूछते हैं कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, एंड वी से कि यार आपका बहुत उम्र हो गया है ना, एंड आप बहुत पुराने जमाने के हो, सो यू कैन नॉट वर्क ऑन इट, आप अपना डिसीजन, अपना सजेशन अपने पास रखो। तो इन दिस केस इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। बस ये डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा है, इसको ह्यूमिलिएट कर रहा है, हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनका इंसल्ट कर रहे हैं। तो इन दिस केस डिस्क्रिमिनेशन इज डिसएडवांटेजियस ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अब थोड़ा सा ऐड करें कि explain discrimination as a disadvantageous treatment and advantageous treatment as well, तो इस तरह से आप ये दोनों एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह से रीजन बेस्ड, रिलीजियन बेस्ड, जेंडर बेस्ड बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ठीक है ना। कास्ट बेस्ड, कास्ट बेस्ड, religion based, culture based, disability based। डिसेबिलिटी बेस्ड में क्या होता है, डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एल्बिज्म, ठीक है, सॉरी एब्लिज्म, एब्लिज्म और डिसेबिलिज्म कहते हैं उसको। इसको याद रखिएगा, ये दो वर्ड कभी कभी पूछ लेता है छोटा सा, व्हाट इज एब्लिज्म एंड व्हाट इज डिसेबिलिज्म। तो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी और executed by one category to another in case of physically disabled
पीपल और ग्रुप इज कॉल्ड एब्लिज्म और डिसेबिलिज्म कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि दोज आर विक्टिम्स ऑफ एब्लिज्म और डिसेबिलिज्म, उसको हम लोग एक अलग से नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन डिसेबल पीपल। इसको सीधे कह देते हैं कि यू आर नॉन सॉरी 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 नॉन डिसेबल्ड नहीं, डिसेबल्ड, उसको सीधे कहते हैं कि डिसेबल्ड पीपल, डिसेबल्ड। और जो नॉन एब्लिज्म और नॉन डिसेबलिज्म पीपल होते हैं, मतलब दोज आर नॉट डिसेबल्ड फिजिकली और मेंटली, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पीपल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्टैंडर्ड पीपल कहते हैं उसको, ठीक है। अब कहीं कहीं आपको ब्लैक और वाइट भी मिलेगा, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, ठीक है। ये एब्लिज्म में है यानी कि डिसेबिलिटीज में है तो इसको ब्लैक कहा जाता है, ये नॉर्मल सोसाइटी में है, इनको कोई डिसेबिलिटीज नहीं है तो इनको वाइट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। जेंडर भी होता है, और एक चीज आता है अदरिंग, बहुत सारा है, कुछ कुछ मेन मैंने आपको बता दिया। अदरिंग, OTHERING, अदरिंग इज वन काइंड ऑफ मार्जिनलाइजेशन, मतलब एकदम उसको छांट के रखो, उसको एक्स्ट्रा में भी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। अदरिंग का मतलब ही होता है टू कंसिडर आउट ऑफ द ग्रुप, आउट ऑफ द ट्रेंड, आउट ऑफ द सोसाइटी, आउट ऑफ द जॉब। आप कहीं से भी उसको पूरी तरह से निकाल के बाहर फेंक दो, दैट इज कॉल्ड अदरिंग। से फॉर एग्जाम्पल, आप कोई अगर बोले ना कि आप अपने 20 फ्रेंड्स के नाम बताओ, शायद नहीं बता पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बताएंगे, और कौन था, तो अदर्स वेयर माई फ्रेंड्स, वो आपके फ्रेंड नहीं थे, ठीक है ना। शायद उनसे आपने कभी इंटरेक्ट भी नहीं किया हो, इसीलिए आपको उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको अदर्स की कैटेगरी में रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड अदरिंग, ठीक है ना। मतलब वो आप ही के साथ हैं, आप ही के सोसाइटी के हैं, पर उनसे आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उसको आप अदरिंग में डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन का चैप्टर खत्म नहीं होता है। ये तो प्रॉब्लम्स हुआ और टाइप्स हुआ, इसका सॉल्यूशंस क्या है, तो सॉल्यूशंस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना सर या मैडम, कि आप इसमें क्या सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सोसाइटी में जितने भी खराब ट्रेंड हैं, या कोई आदमी कितना भी खराब हो, अगर उसको सही से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट कि उसकी खराबी शायद निकल जाए और वो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाए। तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक एक्ट निकाला गया, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। कब निकाला गया, 86th अमेंडमेंट में निकाला गया, 86th अमेंडमेंट में निकाला गया, ठीक है ना। इट वॉज इनेक्टेड इन 2009 और वो इफेक्ट में आया 2010 में। वो इफेक्ट में आते ही क्या किया, वो डिक्लेयर कर दिया क्या कि भाई राइट टू एजुकेशन में जो है, सॉरी 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इन गवर्नमेंट स्कूल। अगर कोई गार्जियन अपना बच्चा लेके गवर्नमेंट स्कूल में जाता है और वो इस एज से रिलेट करता है, तो गवर्नमेंट स्कूल इज बाउंड टू प्रोवाइड एनरोलमेंट टू हिज और हर चाइल्ड और चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो यह राइट टू एजुकेशन के अंडर में आता है, जहाँ पे 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी किया गया है। 86th अमेंडमेंट में इसको किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको लागू किया गया था, एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट, बच्चों का फंडामेंटल राइट, ठीक है। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 years of age। तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, इस केस में गवर्नमेंट ने काम कर दिया है, गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया है, नाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट, है ना। और इसके साथ साथ अगर आप एडिशनल कुछ मेजर्स निकाल सकते हैं टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम्स, तो आप उसको आराम से ड्राफ्ट करके लिखिए, ठीक है ना। इस तरह से अगर मैं आपको अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कुछ बताऊं,
तो क्या बता सकते हैं एक सॉल्यूशन अपने एंड से? अपने एंड से हम यही सॉल्यूशन बता सकते हैं कि सोसाइटी में जितने भी स्कूल में जितने भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं, लाइक कल्चरल फंक्शंस हुआ, किसी इवेंट पे लेक्चर देना हुआ, ऑब्जर्वेशन डे हुआ, तो वहां पे हर मेरिट के बच्चे को, हर कैटेगरी के बच्चे को 1 by 1 अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। मतलब फ्री अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटी चिल्ड्रंस को फ्री मिलना, मतलब आराम से मिलना चाहिए। ठीक है ना, सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बच्चा रैंक करता है या जो बच्चा मॉनिटर है या जो बच्चा अच्छे से इंग्लिश बोलता है, हम उसको ऑब्जर्वेशन डे पे ला के उससे 2-4 शब्द या 2-4 वर्ड से एक लेक्चर बुलवा लें। ठीक है ना, जो बच्चा कमजोर है उसको भी आप ट्रेन करो, ट्रेन करके उसको प्लेटफॉर्म पे लाओ, ही और सी विल स्पीक। जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा देन ओनली वन कैन ग्रो। ठीक है ना, अब जब ग्रो करेंगे तो वी कैन ग्रो एजुकेशनली। जब एजुकेशनली ग्रो करेंगे तो आपका मोरालिटी भी ग्रो होगा, एंड वंस वी आर मोरली ग्रोन अप, ये सारा प्रॉब्लम एग्जिस्ट सोसाइटी में नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म, मार्जिनलाइजेशन भी उसी तरह का चीज है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, फर्दर नहीं समझ में आए तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेशनल वैल्यू। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।